Hello aspirants, how are you all? Welcome to the UPSC channel, your UPSC notes. I share with you all my own notes on this channel so that you get an idea as to how you can make short notes on different subjects जो कि both prelims and mains examination में आपको help करेगा। अगर आप मेरे नोट्स से गाइडेंस लेकर अपने नोट्स बनाते हैं तो आपको लास्ट मोमेंट में रिवाइज एंड मेमोराइज करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑल्सो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर नोट चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर नोट्स कैसे बनाए ये समझ में नहीं आ रहा है, आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और आई विल शेयर यू notes on those topics as well. I'll share with you all. And before I start, I will just request from all of you कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु नीड्स इट, जो कि कंफ्यूज और केओस में है कि कैसे नोट्स बनाएं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मेरे नोट्स से आपको सिर्फ नोट्स बनाने का आइडिया नहीं मिलेगा, बल्कि ये भी आपको इससे पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो चीज़ फालतू चीज़ों की नोट्स मैंने बनाई नहीं रखी है। आई हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड यूजलेस थिंग जो यूपीएससी पूछता ही नहीं, बट बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे भी देखे हैं कि फालतू की चीज़ें टॉपिक्स कवर करते पढ़ाते रहते हैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कि एक और टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं और यू आर हुक्ड टू दोज वीडियोज़। तो आप अपना वॉच कर करके टाइम वेस्ट, बेटर है आप उन सब टॉपिक पे ज़्यादा टाइम दें, बार बार देखें, जो कि यूपीएससी सच में पूछता है, जिसका आउटपुट ज़्यादा है। आप थोड़ा सा उसमें टाइम लगाएंगे तो आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो उसका आउटकम जो है आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ फालतू चीज़ें पढ़ना, फालतू चीज़ों पे नोट्स बनाना। तो आप मेरे नोट्स से आप ये भी आइडिया आपको, इट इज़ अ क्लियर गाइडेंस कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है, और जो नहीं है मेरे नोट्स में आप उस टॉपिक को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने मोर देन रिक्वायर्ड चीज़ें अपने नोट्स में कवर कर रखी है। इवेंचुअली जब आप मेरे सारे वीडियोस देखेंगे, सारे नोट्स देखेंगे, तो आपको ये भी लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो स्किप की जा सकती थी फिर भी मैंने थोड़ी बहुत रखी है। अब उसके ज़्यादा भी आप जाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और एफर्ट वेस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को। आप एक लाइक, आपको टाइम नहीं लगेगा बट इट विल हेल्प मी अलॉट, और यूट्यूब एल्गोरिथम ऐसे ही लाइक से वर्क करता है। अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये वीडियोस हम रीच होगी जिसको चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। द टुडेज टॉपिक इज़, जो मैं नोट्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने, एज यू हैव ऑलरेडी रेड, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मैंने नोट्स कैसे बनाया है, मैंने एक ही चीज़ में इस तरह से बनाया है। देखिए, आई हैव कवर्ड इट वन प्लेस। राइट टू फ्रीडम में टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। व्हेन आई गेव द स्नैपशॉट नोट जो मैंने बनाया था, एक स्नैप नोट बनाया था फंडामेंटल राइट्स पे, उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 19 टू 22 इज़ राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स हमारा आर्टिकल 19 में। ये तो आप सबको याद ही होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, यू नो, दीज ऑल दीज फॉर्म एसोसिएशन, कोऑपरेटिव्स एंड यूनियंस, एंड मूव फ्रीली, रिसाइट एंड सेटल, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। तो ये सारी चीज़ें आपका आर्टिकल 19 में आता है। आर्टिकल 19 में आपको क्या दी गई है, 6 राइट्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नंबर 1, नंबर 2, आप पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, और असेंबल का मतलब आप 4 लोग कहीं भी बैठ के बातें कर सकते हैं, जा सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। विदाउट आर्म्स यू कैन असेंबल, पीसफुल असेंबली इज अलाउड, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट है, आपका वो मूलभूत अधिकार है। एंड देन आप कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव्स एंड यूनियंस, जैसे कि बैंक एम्प्लॉयज़ का अपना एसोसिएशन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, यूनियंस होता है, ये सब आप फॉर्म कर सकते हैं। और कहीं भी पूरी इंडिया में फ्रीली यू कैन मूव, कहीं भी आप जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, घर बना के रह सकते हैं। एंड कोई भी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ये आपका
मूलभूत अधिकार है अंडर आर्टिकल 19. These are 6 fundamental rights under article 19, but again there are restrictions or exceptions to this right as well, जो मैंने आपको पहले भी बोला है, right to equality और other in the features. I guess when I was sharing my notes on features of fundamental right, उसमें बताया था exceptions are there. Exception क्या है? In the interest of sovereignty and security of India. हाँ ठीक है, अगर इंडिया की sovereignty और security को कोई चीज़, आपका कोई एक्शन, मतलब आपने कुछ ऐसी चीज़ बोल दी, आपने तो कहा मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट आपने ऐसे कुछ वर्ड्स बोल दिए जो अदर कंट्री के अगेंस्ट है, देन यू आर, आप इंडिया की सॉवरेंटी और सिक्योरिटी के लिए आप एक नेगेटिव या अवर्स एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अलाउड. टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल एरियाज़, तो ट्राइबल एरियाज़ में आपका कौन सा फंडामेंटल, आप बोलेंगे मेरे फंडामेंटल राइट का ट्राइबल एरिया से क्या लेना देना है, उनको कैसे प्रोटेक्शन होगी जब मैं अपना फंडामेंटल राइट यूज़ करूँगा. तो आप ये जो राइट टू रिसाइड एंड सेटल एंड मूव फ्रीली है, ये दो राइट्स जो है ना, वो ट्राइबल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इन अ वे कि आपने डिसाइड किया अब तो मुझे जाके जंगलों में रहना है, एंड इफ़ दैट जंगल बी अ ट्राइबल एरिया जहाँ पे कोई स्पेसिफिक ट्राइब रहती है, तो आपका वहाँ पे इन्वेजन माना जाएगा. तो आप ऐसे वहाँ नहीं जाके रह सकते, वहाँ घर बना के नहीं रह सकते, वहाँ फ्रीली नहीं मूव कर सकते. लाइक इन सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यू नीड ILP, इनर लाइन परमिट, तो वहाँ जाने के लिए, तो उसके वो भी एक एक्सेप्शन है आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड सेटलमेंट पे. एंड देन इमोरल बिजनेस लाइक ड्रग्स एंड ट्रैफिकिंग. अब आपको पूरा कोई भी प्रैक्टिस और कोई भी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन करने का तो फ्रीडम है, दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट. बट आप बोलेंगे हम ड्रग्स का ही धंधा करेंगे, हमें तो ट्रैफिकिंग करनी है, तो दिस इज़ नॉट अलाउड. दिस इज़ एक्सेप्शन. दैट इज़ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दैट हैज़ बीन पुट ऑन योर फंडामेंटल राइट. एंड देन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपका फंडामेंटल राइट कर्टेल किया जाएगा. अगर इफ़ योर फंडामेंटल राइट मीन्स आर्टिकल 19, ये आप यहाँ देखेंगे ये एक्सेप्शन मैंने आर्टिकल 19 के सामने लिखे हैं, आर्टिकल 20 के सामने नहीं लिखे हैं. तो ये चीज़ आपको ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद करना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में UPSC ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही थोड़ी सी ना ट्विस्ट कर देता है वर्ड्स डाल के कि ये ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो किस में नहीं है, तो लाइफ में, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आर्टिकल 21 में, 20 में किस में आएगा. तो बट फिर हाँ वहाँ हम कंफ्यूज होकर मिस्टेक कर देते हैं. दैट इज़ वाई मैंने ये नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि उसके नीचे ही लिखा है, आपको क्लियरली याद रहेगा कि भाई इस सेक्शन में लिखा था जहाँ तो आर्टिकल 19 से स्टार्ट हो रहा था, तो वो आर्टिकल 19 का ही एक्सेप्शन है, ना कि अदर आर्टिकल्स का. तो दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्शन. एक और चीज़ जो हमने यहाँ देखी थी, जो हमें फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम कोई भी एसोसिएशन, कोऑपरेटिव्स या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, बट देन फॉर्म करना हमारा फंडामेंटल राइट है, बट हम उसको रिकॉग्निशन मिले थ्रू लॉ, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है. दैट इज़ अ लीगल राइट कि रिकॉग्नाइज्ड है, हमने एसोसिएशन तो बना लिया, लेकिन वो हमने एसोसिएशन बना लिया और वो लीगल हो गया. दैट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. वो एक लीगल राइट है, उसके लिए आपको लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ेगा. ऑलराइट, एंड देन लेट्स कम टू आर्टिकल 20, राइट टू फ्रीडम में नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 20. एंड व्हाट इज आर्टिकल 20? आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. जब आप कोई भी ऑफेंस करते हैं, क्राइम करते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रोटेक्शन है वो भी हमारे संविधान में आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है. देन कन्विक्शन ऑन फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ क्राइम, पेनाल्टी not greater than as prescribed by law at time of crime. Then the next, no double jeopardy and then no self incrimination. इन सब का क्या मतलब है? आप प्रोटेक्शन आपको क्यों है?
आपको सिर्फ उसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, सज़ा दी जा सकती है जब आप वो अपराध कर रहे थे, उस समय वो कानून था, उसको आपने वायलेट किया। ऐसा नहीं है कि आपने जब अपराध कर रहे थे तो ऐसा कुछ कानून ही नहीं था। जब कानून नहीं होगा तो वो अपराध भी नहीं हुआ, वो तो नॉर्मल एक्ट हो गया ना। जब तक कोई लॉ नहीं आता और वो बोलता है ये इल्लीगल है, लॉ ही तो, कानून ही तो हमें बताएगा ये चीज़ गलत है, तब तक तो आप वो कर रहे हैं तो सही ही था ना, क्योंकि तब तक तो गलत का कॉन्सेप्ट नहीं था। सो अगर आप जब कोई क्राइम कर रहे हैं उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं है जो बोलता है, कुछ काम कर रहे हैं जब तक कोई लॉ नहीं है वो बोलता है कि ये गलत है, तब तक वो इट इज़ नॉट अ क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू लॉ बट जस्ट एन एग्जाम्पल, जब टिकटॉक और ये सब बैन हो गया राइट इन 2020, उसके पहले तक तो आप यूज़ कर रहे थे ना, you using it, it was not illegal, it was not banned, but when it was banned then it became wrong, फिर इलीगल। अगर चाइना से कोई चीज़ आना बंद हो गया है या गवर्नमेंट ने बैन लगा दी गई है, कोई प्रोडक्ट ही है कि नाउ दिस हैज़ बीन बैन, दिस प्रोडक्ट कैन नॉट एंटर इनटू इंडिया, उसके पहले तक आप यूज़ कर रहे थे, आ रहा था लीगली, इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर बैन हो गया उसके बाद आप गलत तरीके से उसको इम्पोर्ट करते हैं, देन इट बिकम्स अ क्राइम, सो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो जब आप बैन से पहले खरीद रहे थे, तो अब बैन आया, सपोज आप 2019 में ख़रीदा था और बैन आया 2021 में, तो आपने जो 19 में ख़रीदा था आपको उसके लिए सज़ा नहीं दी जा सकती, बिकॉज जब आपने ख़रीदा था तो द एक्ट वॉज, द लॉ वॉज नॉट इन प्लेस। बट अगर आप 2021 में ख़रीदेंगे, 22 में ख़रीदेंगे, तो यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस क्राइम बिकॉज यू हैव वायलेटेड अ लॉ जो आपके क्राइम करने से पहले बन गया था। तो इसका मतलब यही है इस पॉइंट का, कन्विक्शन फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट अ टाइम ऑफ क्राइम। जो क्राइम करते समय लॉ है उसको वायलेट करने की सज़ा मिलेगी, जो कानून नहीं था बाद में आया उसके लिए नहीं। देन पेनल्टी नॉट ग्रेटर देन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ एट द टाइम ऑफ क्राइम। जब आपने क्राइम किया, ठीक है, क्या होता है, जब आपने क्राइम किया तो उसकी सज़ा है, कानून में है, तो आपको क्राइम करते समय जो कानून में सज़ा है उतनी ही सज़ा मिलेगी। क्या होता है, आपका ट्रायल चलता रहता है, यू नो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पता ही नहीं चलता केस जाके दर रहा है, और फिर गवर्नमेंट चेंज कर दिया, रूल चेंज कर दिया, लॉ चेंज कर दिया, क्राइम टाइम पीरियड बढ़ा दिया, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। ये नहीं है, आपको इसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन है। आप क्राइम करते समय जो पेनाल्टी था आपको वही दिया जाएगा। एंड देन राइट टू फ्रीडम में, देन आर्टिकल 20 के अंदर क्या है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आपको 2 बार सज़ा, एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। दिस इज़, यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दिस। एंड नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आप खुद आपको मजबूर करके आपसे ये कन्फेशन नहीं कराया जा सकता, हाँ मैंने ये क्राइम किया है, यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इट, इट इज़ इलीगल, इट इटसेल्फ इज़ क्राइम। अगर आपको कोई बोलता है नहीं आप एक्सेप्ट करो कि मैंने क्राइम किया है, दैट्स नॉट अलाउड। एक्सेप्शन क्या है, इन सारी चीज़ों के एक्सेप्शंस भी हैं, दैट इज सिविल लॉज कन्विक्शन। सिविल लॉज में दीज थिंग्स विल नॉट बी एप्लीकेबल। नाउ राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट। द आर्टिकल 21 इज आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नॉट डिप्राइव्ड except according to procedure established by law and by following due process of law. Article 21 is very very important for all of us. इससे questions भी prelims में पूछे जाते हैं, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, तो ये पूरा आर्टिकल आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपको एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए और आपका जो लॉ का प्रोसेस है और उस जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी आज़ादी, लिबर्टी एंड लाइफ कैन बी टेकन एंड बाय फॉलोइंग अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
लॉ तो है लेकिन आपने उसको फॉलो नहीं किया, फिर आप अब कुछ भी आप चार्जेस लगा दे, दैट इज़ नॉट अलाउड. दैट इज़ अ like taking away your freedom. And then right to live with human dignity, right to live with human dignity and all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete, worth living, right? That is why this is important. article 21 क्या कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. Right to live with human dignity and all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete and worth living. आपको वो सारे अधिकार जो हैं आर्टिकल 21 में आपका फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है कि आपको हर चीज़ें, आपको डिग्निटी से रहने के लिए क्या चाहिए, काम चाहिए, खाना चाहिए, राइट, शिक्षा चाहिए, पैसा चाहिए, एनवायरनमेंट जो है आपका वातावरण साफ होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होनी चाहिए, गंदी नदियाँ नहीं बहनी चाहिए, कूड़े कचरे आपके घर के बगल नहीं होने चाहिए, आपको पीस चाहिए, राइट, एंटरटेनमेंट चाहिए. ऑल दीज आर फंडामेंटल राइट्स. प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी भी चाहिए आपको. ऐसा नहीं कि आप हर समय कोई आपको गवर्नमेंट है वो आपकी प्राइवेसी में इन्फ्रिंज कर रहे हैं. सो दैट ऑल्सो कम राइट टू फ्रीडम. एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ नोट्स में थोड़ा सा लिख लिया है ताकि बाद में रिवीजन के समय याद रहे. दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, स्पीडी एंड फ्री ट्रायल. यानी कि आप जेल में ही सड़ते रह जाएं, ट्रायल ही नहीं हो रही है और स्लो चल रही है, वो भी आपकी फ्रीडम को कर्टेल करता है. एंड देन शेल्टर, ट्रैवल अब्रॉड एट्सेट्रा, ये सभी सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाइडन कर किया है आर्टिकल 21 को. ये सभी आपको फंडामेंटल राइट दे दिया है. सो दिस इज आर्टिकल 21. राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी. एंड देन कम्स आर्टिकल 21A. राइट टू फ्रीडम में क्या है, आर्टिकल 21A भी है विच इज राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन क्या है, राइट टू एजुकेशन इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन of the age 6 to 14 years. और इसमें पेरेंट्स के ऊपर भी ऑब्लिगेशन डाली गई है दैट दे हैव टू नेसेसरली गिव एजुकेशन टू देयर वार्ड. ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है. दिस फंडामेंटल ड्यूटी फॉर ऑल द पेरेंट्स. दिस इज फॉर एजुकेशन. हर बच्चे का हक है कि उसे शिक्षा मिले, फ्री मिले और ज़रूर मिले. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रेन, वो हर बच्चे का मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है. सो वी नीड टू एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रेन आर गेटिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. ठीक है. एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज अंडर राइट टू फ्रीडम द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड detention. The protection against arrest and detention, that is article 22. ये मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देती हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डेटा इन वन पेज. सो यू कैन सी protection against arrest and detention. That is another fundamental right under article 22. आर्टिकल 22 में. तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, इस आर्टिकल का मतलब ये है अंडर ऑर्डिनरी लॉज. अगर एक ऑर्डिनरी लॉज हैं तो उसके अंडर में आपको क्या प्रोटेक्शन है अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट. ऑर्डिनरी लॉज में है यू नीड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. ऐसा नहीं है कि आगे बस गिरफ्तार करने आए. क्यों आए हो भाई, क्यों गिरफ्तार, मैंने क्या किया है, पुलिस को ये बताना पड़ेगा आपको. दिस इज योर फंडामेंटल राइट टू नो ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर बीइंग अरेस्टेड, एंड देन कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर. तो यू हैव राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर एंड बी डिफेंडेड बाय देम. ऑल राइट. एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टू बी produced before magistrate within 24 hours including travel time. ऐसा नहीं है जेल में डाल दिया and then you are get वहीं पे आप पड़े रहें. आपको
ये आपका अधिकार है कि आपको 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के घर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए और आपको आपकी बात को सुनी जाए। एंड देन 24 आवर्स के बाद आपको रिलीज़ कर दिया जाए, अनलेस मजिस्ट्रेट बोलता है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है आपको फर्दर डिटेंशन के लिए कि इनको नहीं रखिए, परमिशन है तभी रख सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी रिलीज। ये आपका मूलभूत अधिकार है अंडर आर्टिकल 22, अंडर आर्टिकल 22 दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। एंड देन द नेक्स्ट क्या है, अगर ये तो ऑर्डिनरी लॉज में हमने देखा। नाउ द नेक्स्ट इज अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में आपको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, कांट डिटेन ओवर 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट कॉज फॉर एक्सटेंशन। अगर आप जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में आपको अरेस्ट किया गया है तो आप जो एडवाइजरी बोर्ड है अगर वो एडवाइज़ नहीं करती कि नहीं भैया ये सच में डेंजर हैं फॉर द नेशन और फॉर इनकी एक्टिविटीज़, आप इनको और रखिए, तो ही आपको रख सकते हैं, अदरवाइज 3 महीने से ज़्यादा वो रख ही नहीं सकते हैं आपको। एंड देन आपको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में आपको अरेस्ट किया गया तो भी आपको भी ग्राउंड किस बेसिस पे अरेस्ट किया है वो जानने का हक है। तो दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट दैट टू बी कम्युनिकेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। एंड देन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर, आपको मौका मिलना चाहिए कि जो भी डिटेंशन ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकें। तो दैट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। सो वी हैव सीन 5 articles under right to freedom of speech, right to freedom में हमने 5 articles देखे हैं, and those 5 articles are protection of 6 rights, protection in conviction, article 20, protection of life and liberty, article 21, article 21A, right to education, and then protection against arrest and detention, article 22. So this is for right to freedom. देखिए मैंने इन सब के नोट्स कैसे बनाए हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ लिखी ताकि याद रह जाए कि ऑर्डिनरी लॉज में होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, या प्रीलिम्स में तो बहुत पूछता है, घुमा के पूछता है कि आपको क्या राइट मिले। अगर आप इस तरह से लिख लेंगे, आप सिर्फ हेडिंग देके और ऐसे जनरल में लिख लेंगे कि इतने दिन नहीं होना चाहिए, फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप इस तरह से हेडिंग देके ऑर्डिनरी लॉज में आपको क्या प्रोटेक्शन है और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में आपको क्या प्रोटेक्शन है, तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर, यू कैन मेक योर नोट्स लाइक दिस। आप इसको और शॉर्टेन भी कर सकते हैं और इसको और नीटली भी लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon for the notification. See you in the next video. Love you all.